प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यह जो वीडियो बनाया जा रहा है, भारत का सीज फायर करने के पीछे कारणों की हम समीक्षा करेंगे। इससे पहले हम पूरे भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी गहन विश्लेषण कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके मिसाइल सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगी। आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं जो सिर्फ यह साइंस की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आईआर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भारत की विदेश नीति फेलियर हो गई? क्या भारत के सीज फायर करने के पीछे कई कारणों की समीक्षा करेंगे? क्या भारत की स्वतंत्र नीति या वैदेशिक नीति किसी देश के नीति हमारी विदेश नीति को कहीं प्रभावित तो नहीं कर रही है? इन सारी चीज़ों की हम पूर्व समीक्षा करेंगे। क्या भारत का सीज फायर बिल्कुल ही एक चूक थी भारत की, या उसकी भी समीक्षा करेंगे कि क्या इसमें कोई विदेशी हाथ था? और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट हुए हैं उसके पीछे सभी कारणों की समीक्षा किया जाएगा इस वीडियो में, इसलिए धैर्य बना के रखिएगा। पूरी की पूरी हम इसका बिल्कुल ही रहस्य उद्घाटन विद साक्ष्य करेंगे और एक एक चीज को आप बिल्कुल ही शालीनता के साथ और धैर्य के साथ सुनते जाइएगा और उन कड़ियों को जोड़ना शुरू कीजिएगा। मेरी बातों पर नहीं, मैं जो तथ्यात्मक पहलू दे रहे हैं उस तथ्यात्मक पहलू को आप कड़ियों को जोड़कर अपने विवेक और मन मस्तिष्क से आप खुद विश्लेषण कर पाएंगे। क्या भारत सरकार के द्वारा की गई सीज फायर के पीछे जो भारत का मंतव्य था वह सकारात्मक है या नकारात्मक है, या फिर जनमानस के मानस पटल के विरुद्ध है? उन सब की समीक्षा इसमें की जाएगी। चलिए थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री को पीछे ले जाते हैं और हमको एक बार और स्मरण कराने देता हूं कि 22 अप्रैल पहलगांव में जो आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 26 निर्दोष व्यक्ति जो पर्यटक के रूप में थे उनको असमय काल के गाल में कलवरित कर दिए गए, जिसमें एक नेपाली यानी कि एक विदेशी भी थे, नागरिक वो भी सम्मिलित थे। चलिए उसी के जो जन आक्रोश था उसकी पूरी तरह से ध्यान में रखकर सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया। यह काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, जिसमें अभी जो समीक्षा की गई है उस समीक्षा में डीजीएमओ का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में यह पूरा क्लियर कर दिया गया है कि जो ये इस कैंप पर जो हमले किए गए थे उसमें पूरा यह स्पष्ट, अब वीडियो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बात कर दिया हूँ, आप डीजीएमओ के जो भारत का है उसमें आप या रक्षा मंत्रालय के उन सारे वीडियो के फुटेज आ गए हैं, जिसमें से अब पूर्णतः स्पष्ट हो गया है। कल ही वीडियो वो जारी किया गया है जिसमें लगभग 100 से 150 आतंकवादी मारे गए हैं और 40 से अधिक ऊपर सैनिक जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी मारे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि यह बहुत हद तक यह सफल रहा है और इसमें आतंकी सरगना महमूद अजहर के फैमिली के भी सदस्य इसमें मारे गए हैं। चलिए एक एक चीज़ की हम आप समीक्षा करेंगे कि यह तो मैंने पिछले के वीडियो में ही बता दिया था, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए इतनी बातें को मैं बोल रहा हूं। तो जो जवाबी कार्रवाई की गई थी 7 मई को यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, और यह 4 दिन की बमुश्किल ही लड़ाई चली। भारत ने कोई किसी भी प्रकार का सिर्फ और सिर्फ प्रतिरक्षण के रूप में जवाब दिया था, प्रतिरक्षा कर रहा था अपना, कोई एग्रेसिव मूवमेंट इसके बावजूद भी नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से एक एक दिन में 400 स्वान ड्रोन, स्वान का मतलब है गुच्छे में ड्रोन को छोड़ा गया, लेकिन हमारे जो मिसाइल सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है उन सारी ड्रोनों को पूर्णतः
बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। 400 ड्रोन जो एक ही दिन बाद 8 मई को छोड़े गए और यह देश के कई निकटवर्ती शहरों में छोड़े गए। लेकिन और इसमें से सबसे बड़ी बात क्या है कि तुर्की के द्वारा निर्मित ड्रोन असीम गार्ड सोंगर ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण है। तुर्की निर्मित असीम गार्ड सोंगर ड्रोन, और यही सोंगर ड्रोन है जिसने बिल्कुल ही यही ड्रोन जो है यूक्रेन के युद्धों में काफी अपनी महती भूमिका निभाई थी। और इस ड्रोन पर ही पाकिस्तान को गुमान था कि भारत को हम पूरी तरह से बैकफुट पर ला देंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस असीम गार्ड सोंगर ड्रोन का एक भी ड्रोन, 400 ड्रोनों में से बहुत सारे ड्रोन होंगे जो सोंगर ड्रोन होंगे, उस सोंगर ड्रोन को एक भी ड्रोन बिल्कुल ही सफल नहीं हुआ। आकाश में ही इंटरसेप्ट कर दिए गए, मार दिए गए। यानी कि पूरी तरह से बैकफुट पर तुर्की ये पाकिस्तान चला गया, जिस सोंगर ड्रोन पर उनको बिल्कुल ही गुमान था। आपको बता दे दूं 8 या 9 हम अभी भी डिफेंसिव के रूप में थे, यानी कि हमने किसी भी प्रकार का रिलेटेट नहीं किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ड्रोन को मारने के लिए मैंने कोई बहुत बड़ी डिफेंस सिस्टम में S-400 का प्रयोग नहीं किया। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि एक S-400 की जो सबसे कम रेंज की 40 किलोमीटर को इंटरसेप्ट करने वाला होता है, उसके एक मिसाइल की कीमत 6 करोड़ रुपया है, और ड्रोन तो लाखों हजारों में होता है, यानी कि लाखों रुपया ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगा। और उस ड्रोन के लिए हम अगर 6 करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं तो पाकिस्तान अपने मकसद में ही तो सफल हो जाता। उसको हमने मारा है L-17 डिफेंस सिस्टम का, जो सिर्फ ड्रोन को शूट करने के लिए किया गया है, DRDO द्वारा विकसित है। कमाल है, जिस ड्रोन को रसिया नहीं रोक पाया था, इसी स्वान ड्रोन ने यूक्रेन में बिल्कुल ही तबाही मचा दी थी। रसिया के विरुद्ध यूक्रेन की तरफ से, तुर्की चूंकि नाटो का सदस्य भी है, इसलिए यूक्रेन को उसने इस ड्रोन को दिया था, इस प्रकार के ड्रोन को, जिस ड्रोन को L-17 से हमने मार गिराया, और एक भी हमला वह इंडिया में नहीं कर पाया। यानी कि L-17 से मारे थे हम, सिर्फ सारे के सारे ड्रोन जो मारे गए वह L-17 से मारे गए। अभी और भी इस वीडियो के साथ बनते जाइए, मैं एक एक चीज को बताता। यह तुर्की निर्मित असीम सोंगर ड्रोन जो 400 ड्रोन 8 मई को छोड़े गए, सभी ध्वस्त कर दिए गए। अब रही बात कि इसके बाद वह बैकफुट पर आ गया कि ड्रोन जो है, ड्रोन तो सारे ड्रोन फेल हो गए। तब उन्होंने एस्केलेशन किया है, जिसमें J-17 और F-16 का उन्होंने बिल्कुल ही रिलेटिएट करने का कोशिश किया है, यानी कि भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया है। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उसको मारने वाला S-400 से मारा नहीं गया है। अब पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि S-400 ने सिर्फ एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। जो अब आप कहेंगे ये सारी चीजें आपको कैसे पता है सर, न्यूज वाले तो बता नहीं रहे हैं। तो ये कोई अपने मन से मैं गढ़ कर नहीं बोल रहा हूं। DGMO, जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वो और AIR और PIB पर तो यह अभी न्यूज नहीं आया है, लेकिन उस पर पूरे वीडियो का फुटेज और पूरा कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें आपके जो है एयर चीफ कमांडर व्योमिका सिंह, एयर चीफ मार्शल AK भारती ने इंटरव्यू दिया है, और पर्याप्त वीडियो फुटेज है, आप जाकर देख सकते हैं इनका इंटरव्यू अगर आप देखना है तो। एयर चीफ मार्शल AK भारती सर का, व्योमिका सिंह का, सोफिया कुरैशी कर्नल का, सारे लोगों का इंटरव्यू है। लेकिन उसमें एयर चीफ मार्शल AK भारती का एक एक इंटरव्यू देखिएगा,
आपको एक एक इंटरव्यू, आपके एक एक रहस्योद्घाटन से पर्दा उठा देगा। और बजाते उन्होंने वीडियो देखिए, हमारे यहाँ इतना कुछ करने के बाद भी बरबोलापन नहीं बोला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हमारे राफेल को मार गिराया गया है। खैर, फ्रांस ने सीधे बोला है कि चूंकि 36 राफेल दिए हैं, उनका कुछ सिक्योरिटी कोड होता है जो वह स्वयं अपने पास रखते हैं, वह शेयर नहीं करते हैं, जिससे तो उससे वह पता चलेगा कि वह मार गिराया है नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल ही वह बताए हैं कि अगर भारत झूठ भी बोल रहा है तो हमारे उस 36 राफेल का जो सिक्योरिटी कोड होता है, उस कोड में अभी भी शो कर रहा है कि एक भी राफेल नहीं गिराया गया है। तो ये झूठ तो यहां भी पकड़ी गई, मान लिया जाए। दूसरी नंबर बात यह है कि आपको मैं जब वहां से J-17 और F-16 ने जब भारत में भारतीय सीमा का अतिक्रमण किए गए, तो आपको बता देता हूं कि इसको मार गिराया है आकाश डिफेंस सिस्टम, जो एक स्वदेशी सिस्टम है। और यह भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यह जाकर आप DGMO के इंटरव्यू को आप सुन लीजिए, या कल ही इंटरव्यू दिए और उन्होंने वीडियो बजाबते शामिल कर दिया गया है। तो उनके जो भारतीय सेना द्वारा वीडियो जारी की गई है, इनकी विश्वसनीयता पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं उठा सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर, जब F-16 को हम मार दिए और जब हम J-17 थंडर को मार गिराए हैं, तो भारतीय मीडिया में यह क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, या भारत सरकार इसको क्यों नहीं प्रोवोक करा रही है, जबकि वो तो F-16 मारा भी नहीं और वह ढिढोरा पीट रहा है। तो सबकी हम समीक्षा करेंगे और क्यों अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के पीछे क्या है, उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। आप जानिएगा एक एक चीज को कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिक्स किस प्रकार से होता है, तभी IR की एक एक चीज आपको कनेक्ट कर पाएंगे। अब जो है, अब सवाल उत्पन्न होता है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा सीज फायर कर देने से। सारे लोग एकदम बिल्कुल युद्ध उन्मादी बने हुए हैं, और युद्ध उन्मादी वो बने हुए हैं जिसके घर से एक भी सैनिक नहीं है, या कभी डिफेंस में नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को नहीं समझते हैं, या क्या चाल है कि अभी टाइमिंग को लोग नहीं समझ रहे हैं कि किस प्रकार से युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है। और अमेरिका जो इस ढंग की बातें, JD वेंस ने कहा था कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच यह आंतरिक मामला है। JD वेंस, उस बात को कोरिलेट कीजिएगा, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है। कब JD वेंस ने कहा था कि हमें तो भारत पाकिस्तान के किसी मुद्दे में हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान अपनी आपसी सहयोग वार्ता कर अपनी इस समस्या से निपटेंगे, हमको इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। जब उनसे पत्रकार पूछा गया, और JD वेंस का दौरा भारत में ही था, तो उन्होंने इस ढंग की बातें कह दी। क्या चुल मच गई कि डोनाल्ड ट्रंप को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, उस सब की हम समीक्षा करेंगे। एक एक कनेक्टिविटी को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सारे चीज को आप सुनिए, आपको किसी भी प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और न किसी प्रकार की चीजें मैं बिल्कुल प्रूफ दिखाऊंगा। और जो भी मैं बात बोल रहा हूं उसका मैं रिफरेंस भी दे रहा हूं, या उसका बिल्कुल ही हम फैक्ट चेक भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसको कोरिलेट कर लीजिए। अब आपको लगा होगा कि सर ऐसी बातें हैं तो ये क्यों नहीं दिखा जाता है, क्या अमेरिका के दबाव में नहीं दिखाया जाता है? हाँ, एक कारण हो सकता है। मैं इस सब चीज पर भी आऊंगा, इस सारे मार्केटिंग पर आऊंगा। और अमेरिका की काली चेहरा, उस वीडियो में भी बताया था, आज भी बिल्कुल ही हमाम में नंगे कैसे हैं लोग, सबकी हम समीक्षा करके और बताएंगे कि इनकी विदेश नीति किस आधारित होती है और कैसे चलती है। चलिए, अब हम आते हैं कि जब ये सारे के सारे चीजें हो रही थी, यानी कि 7 को हुआ, 8 को उन्होंने ड्रोन हमला किया, हमने क्या काम किया कि उनके सारे ड्रोन को मार गिराए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब तो गजब हो गया, जिस ड्रोन पर मुझे गुमान था और जिसने यूक्रेन के युद्ध में तहलका मचा दिया था, भारत ने तो उसको बिल्कुल ही वीडियो गेम की तरह उड़ा दिया। और देखे होंगे वीडियो कि किस प्रकार से उसको नॉर्मल ड्रोन नहीं समझिएगा, तुर्की का ड्रोन, और पाकिस्तान को इसी चीज पर गुमान था, जिसको भारत ने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया।
उसके बाद J-17 और F-16 का भारत में इंक्रोचमेंट होता है, जिसको हमको बहुत लोग ये बता रहे हैं कि S-400 ने मारा है। जी नहीं, यह 100% अब उनके इस वार्तालाप से पता चल गया है या उस चीजों से पता चल गया है। और सबसे ज्यादा चर्चा एक व्यक्ति की चल रही है, साधारण बातें नहीं है जिसकी आज किसी भी मीडिया पर चर्चा चल नहीं रही है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम भी हम चर्चा करेंगे कि वह कौन से व्यक्ति थे जिसने बिल्कुल ही ये सारी की सारी चीजें को पलट कर रख दिया और ये सारी की सारी चीजें आपके बीच समक्ष रखने की कोशिश हम कर रहे हैं। चलिए, अब सवाल उत्पन्न होता है कि सर ऐसी बातें हैं तो ये डिफेंस सिस्टम किस प्रकार से जो है पाकिस्तान के खत्म हो गए। वो तो चीन के द्वारा दिया था HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था, उसको हमने एक ड्रोन से मार गिराया। और पिछले ही वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया था कि वह ड्रोन था हेरोन ड्रोन जो इजराइल के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद यह पूरी की पूरी चीजें जब डिफेंस सिस्टम यह पूरी तरह से खत्म हो गया, ये सारी चीजें खत्म हो गई, तब उन्होंने पूरा इरिटेट हो गया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो काफी सतही तौर पर बेइज्जती हो जाएगी। तब उन्होंने दिल्ली पर फतह 2 परमाणु मिसाइल, जो पहले हम पुष्टि नहीं कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने बताया नहीं था कि इस ढंग की घटना भी घटी है क्या। दिल्ली पर चूंकि पैनिक क्रिएट नहीं हो, इसलिए मीडिया में और सारी चीजों में यह नहीं दिखाया गया कि पैनिक क्रिएट हो जाएगा। फतह 2 जो परमाणु मिसाइल है, यह परमाणु मिसाइल एक दिल्ली की ओर आती और दिल्ली में अगर गिर जाती तो पूरी दिल्ली समाप्त हो जाती। वह फतह 2 परमाणु मिसाइल को बिल्कुल ही जिस समय चल रहा था तो ऐसे यह खबर में था कि जालंधर में उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया है, लेकिन यह 100% इस बात की सही है, प्रामाणिकता सही साबित होती है कि DGMO के द्वारा दी गई इस प्रकार के जो उन्हें इंटरव्यू दिया है उसमें यह बात स्पष्ट हो जाता है कि जब यह परमाणु मिसाइल छोड़ दिए गए, इस फतह 2 को S-400 ने मार गिराया। इस फतह 2 परमाणु मिसाइल को बिल्कुल ही शायद आकाश ने या S-400 ने गिराया है। तो बहुत लॉजिक के साथ मत कहता हूं कि आकाश गिराया होगा, जिस पर बहुत डिबेट चल रहा है कि आकाश गिराया है कि S-400 गिराया है। तो चूंकि यह जालंधर के पास इंटरसेप्ट किया गया है, तो यह निश्चित रूप से आकाश ने गिराया है, ना कि S-400। तो आप बोलेंगे कि सर ये कैसे पता कर लेंगे कि S-400 ने नहीं गिराया है? तो उसके पीछे मैं कुछ बातें बताता हूं। अगर कोई भी मिसाइल अगर चला होगा तो उसको इंटरसेप्ट जो है ना 600 किलोमीटर पहले ही देख सकता है, और यह बॉर्डर की सीमा पर हो तो 400 किलोमीटर पर जैसी टारगेट दिखाएगा उसको लॉक कर देगा, वहीं पर मर जाएगा, यानी कि उसी समय मार सकता है। तो फिर यह जालंधर के पास चूंकि गिरा है तो इसका रेंज जो है 2500 किलोमीटर ऊपर है और दिल्ली की ओर आ रहा है। तो जालंधर 25 किलोमीटर देखते होंगे, आगे मैं बताऊंगा कि 25 किलोमीटर की दूरी पर उसको इंटरसेप्ट करके मारा गया हो, उसमें बहुत बड़ी भूमिका आकाश की रही होगी। इसलिए आकाश की काफी चर्चा हो रही है। सबको को रिलेट इंटरलिंकिंग कीजिएगा। जब देखा कि जब भारत के राजधानी पर परमाणु अटैक करने की क्षमता, अब तो नॉर्मल मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल है। पिछले वीडियो में बताया था कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है। तो जब बैलिस्टिक मिसाइल हफ्त को छोड़ दिया गया तो इसको इंटरसेप्ट पंजाब में जालंधर में कर दिया गया, यानी कि वह दिल्ली को कुछ नुकसान नहीं कर पाया। उसके बाद भारत से रहा नहीं गया कि अब जो युद्ध है वह नेक्स्ट लेवल पर चला गया। तभी भारत ने इनके जितने भी एयरवेस है उनको उन्होंने बिल्कुल ही ब्रह्मोस, जो अभी तक यूज नहीं किया था, ब्रह्मोस से सारे के सारे जो एयरवेस हैं उनको टारगेट बनाना शुरू कर दिया। और यह एयरबेस जो बने वह सारे के सारे एयरबेस को उन्होंने बिल्कुल ही पूरी तरह से
नस्ताबूद कर दिया। और यही चीज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद क्या कारण हुआ कि अमेरिका को हस्तक्षेप शायद करना पड़ा, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। तो देखिए, एक एक चीज को ध्यान रखिएगा कि कौन से, जब फतह भारत की ओर छोड़ा गया और इंटरसेप्ट जालंधर के पास कर दिया गया, तभी जाकर भारत ने ब्रह्मोस को कहा कि अब हम इसको, ब्रह्मोस को जो है बिल्कुल 11 पिक पॉइंट पर छोड़े गए, जो सैन्य बेस अड्डा था। उन्होंने भी सिविलियन को नहीं बल्कि सैन्य अड्डे वाले को, सारे 11 जगहों को खत्म कर दिए गए। और ये सैन्य अड्डा, एक एक चीज को बताऊंगा। अगर आपने गूगल पर सर्च करने जाइएगा इस 11 स्थान को, तो आपको पाकिस्तान का मैप तो दिखाएगा, लेकिन इस पूरे काफी हमारी टीम ने इस पर काम करके इसको चीज को निकाला है, हम भी उस पर सर्च किए थे। तो ये सारे के सारे चीजों को निकाला गया है, उसमें से एग्जैक्ट लोकेशन को हटा दिया गया है, ये सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए देखे होंगे कि मैंने इसे विथ पेन से लिखकर आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से 11 स्थान है जहां पर ये ब्रह्मोस से हमला किए हैं। देखिए, पहला जो हमला किया गया है, एक एक चीज को देखिएगा। पहला जो किया गया है नूर खां हवाई अड्डा, यह रावलपिंडी में है। देखिएगा, नूर खां हवाई अड्डा 1 नंबर यही है, नूर खां हवाई अड्डा। ये देखिएगा पंजाब प्रांत का ये क्षेत्र है, देखते होंगे आपके मैप पर देखता होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये पंजाब प्रांत का 1 नंबर यहां, यह है नूर खां हवाई अड्डा, रावलपिंडी चकलाता के पास है नूर खां हवाई अड्डा। ये 1 नंबर पर देखे होंगे, नूर खां हवाई अड्डा रावलपिंडी। और देखिएगा एक यहां पर है और इस बीच में एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी को कहते हैं किराना पहाड़ी। इसी किराना पहाड़ी के उस पार जो है नूर खां हवाई अड्डा है, चकलाता रावलपिंडी, यहीं का स्वयं था जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते थे। और उसके जस्ट बीच में जो है वह है आपका पहाड़ी जो है, ये देखिएगा, ये बीच में एक पहाड़ी है, ये वाला पहाड़ी बीच में देख लेते होंगे, ये रेड से जो है किराना हिल्स कहा गया। यह पंजाब प्रांत के पश्चिमी भाग में ये आपका पड़ेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले पार्ट में। पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसका पश्चिमी भाग है कि नहीं, और जो खैबर पख्तूनवा से इसका सीमा लगता है, खैबर पख्तूनवा और इसका सीमा पर ही है ये पहाड़ी। और इस पहाड़ी के जस्ट नीचे देखिएगा, आपका नीचे पर है सरगोधा। इसी सरगोधा देखिएगा, सरगोधा हवाई अड्डा, पंजाब प्रांत, परमाणु हथियार। अब बोलेंगे कि सर क्या कारण है कि अपना परमाणु जखीरा जो है, यही दो जो है मेन रूप से, और सब पर हमला हुआ सैनिक हवाई अड्डा पर तो उतना विचलित नहीं हुआ पाकिस्तान विचलित तो हुआ, लेकिन फिर भी उतना विचलित नहीं हुआ। लेकिन जब इस 2 पर लगा ना, तब जाके वो अमेरिका का पैर पकड़ लिया कि भैया भारत कुछ करने वाला है। यानी कि हम उस तथ्य को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या भारत कुछ करने वाला था, वही मैं बता रहा हूं। 1 और 2 को ध्यान से देखेगा, ये देखिएगा सरगोधा हवाई अड्डा पंजाब प्रांत 1 नंबर पर, यह देखिएगा बीच में जो आपका किराना हिल्स है, किराना हिल्स के पास में यहीं पर परमाणु हथियार का जितना जखीरा है सब इसी के पास रखा दिया गया। बीच में पहाड़ी है, हिल्स है, और नीचे इसके कोने पर दूसरे छोर पर देखिएगा सरगोधा हवाई अड्डा है पंजाब प्रांत का। इसका 50 किलोमीटर की दूरी पर, सरगोधा से 50 किलोमीटर अगर जाइएगा इस साइड में, तो यही पहाड़ी आना शुरू हो जाता है। इसी 50 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर इसका पूरा परमाणु जो है, परमाणु हथियार रखा हुआ है। परमाणु हथियार 2 जगह पर इसका पूरा, और ये चूंकि यही पोर्शन को क्यों चुना है, इसलिए चुना है कि यह पूरा पहाड़ी इलाका है, इस पर कोई भी अगर अटैक किया जाएगा तो यह बच सकता है। सारा जगह बंकर बना हुआ है, पहाड़ के नीचे खोद कर बनाया हुआ है बंकर, जिसमें अगर किसी प्रकार से इसमें अगर हम बम गिराएंगे तो यह बच सकता है। यह बंकर के रूप में है, उसका परमाणु बम पर कोई भी किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचेगा। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि शायद YouTube के इतिहास पर इस प्रकार की वीडियो आपको इतनी सटीक जानकारी के रूप में नहीं मिली होगी। आप लिखित रूप से रख लीजिए,
और न्यूज चैनल पर जो दिखा रहे हैं तो कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कितने बेवकूफ़ हम मजबूत बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। तो आपको 2-3 के दिन के वीडियो में ही पता चल गया होगा कि हम तुरंत इस्लामाबाद तक बिल्कुल ही हम कब्जा कर लिए थे। खैर, हम किसी न्यूज चैनल के एगेंस्ट में नहीं है, वो उनकी अपनी सीमा है। चलिए, सरगोदा हवाई अड्डा पंजाब प्रांत, यह भी परमाणु हथियार का जखीरा है। यह इसीलिए लिखा गया है कि यह पहाड़ी इलाका है और बहुत ट्रेनिंग इलाका है पश्चिम का। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसकी सीमा जुड़ता है और इसी में यह पूरा का पूरा परमाणु हथियार जो जखीरा है वह संरक्षित रखता है। अब सुन लेंगे कि ये सारी की सारी चीजें, ये प्रक्रिया ब्रह्मोस जो गिरा है ना, वह सरगोदा हवाई अड्डा के आसपास गिरा है। ब्रह्मोस से पूरा सरगोदा हवाई अड्डा को पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तुरंत जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड द्वारा जो $1 मिलियन जो उनको मिला है भिक्षाटन के रूप में, भीख मांगने गए थे तो भिक्षाटन के रूप में $1 मिलियन जो पैसा मिला है, बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि ये सारी की सारी चीजें फिर सैनिक या सैन्य अभियान में लगा देगा। तो इसका भी कारण बताएं कि एन वक्त पर USA ने क्यों दिया है। तो आपको तो तुरंत लिंक जोड़ लेंगे कि वो भारत से लड़ने के लिए USA ने इतना फंड दिलवाया होगा IMF का। फिर दिमाग में जाता होगा कि यार USA में IMF का में सिर्फ US का थोड़ी चलता है। तो नहीं, उसमें वन वोट वन अधिकार नहीं होता है। जितना जो दान देता है, ग्रांट देता है, जिसका हिस्सा होता है, उसका उतना ही ज्यादा वोटिंग राइट होता है। यानी कि एक देश एक वोट नहीं होता है। उस सबकी समीक्षा करेंगे और यह समीक्षा भले ही वीडियो लंबी चली जाए, लेकिन एक एक चीज की हम बिल्कुल ही IR की दृष्टि से ऑपरेशन कर रहे हैं और सभी चीज को बाय डायग्राम से आप समझते जाइए। एक चीज और देख लीजिएगा, अब जो है यह परमाणु जखीरा का काफी नुकसान पहुंचा था नूर खां हवाई अड्डे पर। नूर खां हवाई अड्डे पर तो टूट गया और इसी हवाई अड्डे पर लास्ट में जो रावलपिंडी में है, रावलपिंडी 1 नंबर, रावलपिंडी देखिए हमने बताया था कि 1 नंबर पर, इसी रावलपिंडी के आसपास चकलाता एक जगह है, उसी नूर खां हवाई अड्डे पर जब यह गिरा और यहीं चकलाता पर पूरा यहां का परमाणु जखीरा है, इसको काफी नुकसान भी पहुंचा। और देखिए इंटरलिंकिंग कीजिएगा, इसी आसपास में जकलाता के पास जब परमाणु जखीरा के आसपास ब्रह्मोस गिरा था तो उस समय कुछ जो है हलचल हुई थी। यानी कि उस समय भूकंप भी आएंगे, भूकंप आए थे। रेडियो टेलीविजन को आपने गौर से सुना होगा या देखा होगा समाचार, तो उस समय देखे होगा कि कुछ जो है पाकिस्तान में भूकंप के झटके देखे गए हैं। तो इसीलिए इसकी जो है इसकी समीक्षा करने के लिए कुछ जो है USA ऐसा अपुष्ट खबर है, मैं इस खबर को पुष्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें जो होती है सिर्फ सोशल मीडिया या बहुत सारे न्यूज के ऐसा ये की जा रही है कि इस समय जो है कुछ USA की कुछ समीक्षा टीम यहां पर आई है कि कहीं परमाणु जखीरा पर अगर नुकसान पहुंचा है तो कोई रेडिएशन का तो खतरा नहीं है। तो पाकिस्तान के तो वो भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रेडिएशन को चेक कर पाए। तो USA की पूरी टीम आई है, शायद यह ऐसी कुछ मीडिया में खबर आ रही है, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरी कारण ये बताया जा रहा है कि देखिए USA क्या माने गेम खेल रहा है वो समझ के देखिए। हो सकता है आपकी दांतों माने क्या कहते हैं कि पैर तले आपको जमीन खिसक जाएंगे। वह आया है रेडिएशन के खतरा को जांच करने के लिए, जो आपको बताता कि नूर खां हवाई अड्डा पर जो रावलपिंडी में जो परमाणु का सारी चीजें जो प्रोग्राम डेवलप हो रहा है, यह चाइना के सहयोग से हो रहा है। तो वह आएगा रेडिएशन का खतरा को जानने के लिए और पूरी चाइनीज की जो सिस्टम है परमाणु सिस्टम, उसकी पूरी की पूरी फोटोकॉपी और लेके जाएगा। और चाइना का जो परमाणु सिस्टम क्या है, उसका काट क्या है, उसमें किस प्रकार का मिसाइल का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, परमाणु सिस्टम को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। यस, ये देखिए एक बहाना मिल गया USA को। USA किसी का सगा नहीं, जिसको कोई उसने ठगा नहीं। तो देख लिए
यह आएगा किसके नाम पर कि आपके यहां रेडिएशन हो रहा है कि नहीं, हम चेक करने आए हैं, लेकिन सही मायने में वह करेगा खेला। यानी कि चाइनीज की टेक्नोलॉजी को उसको जानने का मिल जाएगा कि उनकी परमाणु प्रोग्राम में क्या क्या चीजें सीक्रेट रूप में इस्तेमाल की गई है, वह पूरे कोड को जान जाएगा। यह है यूएसए। खैर, अरे अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है भाई, टाइमिंग क्या है, तो मैं बता देता हूं। चाइनीज वॉश, हमारे यहां जो आते हैं कई बार करके कुत्ते आते हैं तो हम कैसे दे देते हैं, जिसको हम रोटी दे देते हैं उसी का वह भक्त बन जाता है। पाकिस्तान कुछ और थोड़ी है। जो व्यक्ति को कुछ पैसा दे दीजिए वह उसी का हो जाएगा, उसी की तरफ हो जाता है। पाकिस्तान की हाल वही है। इसीलिए $1 मिलियन वह इसीलिए दिया था कि चलो इसके अगर हम कुछ पैसा दे देंगे तुम विरोध नहीं करोगे। चाइना अगर उसके ऊपर अपोज करेगा कि नहीं, चाइना अगर अपोज करेगा कि नहीं, अरे भाई वो तो हमारा ये सारी चीजें हैं, हम पैसा दिए, हम प्रोजेक्ट लगाए हैं, तो यूएसए कहेगा अरे हम दे रहे हैं ना $1 मिलियन, चाहो तो $1 मिलियन पैसा तो लेना है, और या इसके इनके जितना भी सेनल कर्नल है उनके बेटा बेटी यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी रह रहा है, उसको तो पैसा से बतला है, फैसला लेके यहाँ से छूमंतर होने जाना है कर्नल के बाद, रिटायरमेंट लेके यहाँ विदेश में शिफ्ट। 1 अरब ये जो है $1 अरब जो मिला है, $1 करोड़ जो मिला है, ये सारे $1 मिलियन जो मिला है, $1 मिलियन जो मिला है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख करोड़। तो $1 मिलियन जो मिला है, मुंह कर तो चुप कर दिया गया। अब यहां पर पूरा का पूरा चीजें उनका यूएसए का गेम शुरू हो जाएगा। आइए पूरा चेक करेंगे। इसी के बाद जब इनको लग गया, और ये किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तान बहुगुप्त रूप से यह परमाणु जखीरा को रखे हुए थे, भारत ने चाहता तो एक्यूरेसी के साथ, मैं पिछले बताता हूं कि भारत की इतनी क्षमता है कि जिस जगह पर चाहे एक्यूरेसी के साथ वहां मिसाइल को गिरा सकता है, क्योंकि अपना इसका गगनयान सिस्टम है। कोरिलेट साइंस टेक में पढ़ाया था। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे यह पता है और पाकिस्तान को आभास कर दिए, बेटा हमारे जद में हो, ज्यादा होशियारी करोगे तो परमाणु जो तुम्हारा जितना मिसाइल सिस्टम है, तुम भारत पर बार बार कहते हो ना कि परमाणु अटैक का धमकी देते हो, तो यह सब मेरे जद में है और तुम्हारा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। जब चाहेंगे ठोक देंगे, और इसके लिए हम किसी से अनुमति नहीं लेंगे बेटा। तो सिर्फ ब्रह्मोस गिराकर अगल बगल, वह चाहता तो पिन पॉइंट पर गिरा देता, खाली उसे कहते नहीं है कि पहले हम दुश्मन को आगाह कर देते हैं, बेटा मेरे शक्ति का प्रदर्शन देख लो, इसके बाद जो तुम्हारा हश्र करेंगे ना वो तुम ही याद रखना। सेम चीजें इसके पास गिराया गया, और जैसे ही गिराया गया तो कुछ जगह पर नुकसान भी हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन पर मारा नहीं है, यानी कि थोड़ा सा नुकसान हुआ। साढ़े जो बार बार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि 3:30 बजे डीजीएमओ का बैठक हुआ है, तो यह बैठक इसी के कारण हुआ है। नूर खां हवाई अड्डा रावलपिंडी पर जो ब्रह्मोस गिराया गया था, उसके बाद यह बिल्कुल, इसके बाद तो पूरी तरह से टूट गया पाकिस्तान की अब हमको अब्बा ही बचा सके। तो अब्बा उनका कौन है? अब्बा समय समय पर बदलते रहते हैं। एक अब्बा चाइना है, कभी कभी समय पर वो बन जाते हैं, जब पैसा देंगे तो अब्बा वो हो जाते हैं, और एक अब्बा सदाबहार अब्बा यूएसए तो है ही। तो अब्बा को पैर हाथ पकड़े कि अब्बा मुझे बचा लीजिए। अब भारत तो बहुत दिक्कत कर दिया है, और डीजीएमओ का बैठक हुआ है 3:30 बजे रात को। आप बताइए, उल्लू ही न जगता है रात को, और भी 3:30 बजे रात को डीजीएमओ का बैठक हो रहा है। घटना घटी है 1-1.5 घंटा में, तो डीजीएमओ में तो बैठा अधिकारी तुरंत हो ही होंगे, घर से बुलाए होंगे, या जो होगा वहां पर डीजीएमओ बैठने वो 1-1.5 घंटा लग ही गया होगा समय। 3:30 बजे रात को मीटिंग होता है, और 3:30 बजे रात को मीटिंग होने के बाद या बिल्कुल ये डीजीएमओ का डायरेक्ट जो है हॉटलाइन पर डीजीएमओ भारत को फोन किया जाता है, और डीजीएमओ में ठीक है, मैं अभी भारत सरकार से या अपने स्तर से बोला होगा कुछ कि ठीक है इस पर मैं विचार करता हूं। खैर, मैं यहां पर इस चीज को यहीं पर रोक रहा हूं, फिर इसको इंटरकनेक्ट करेंगे भी तुरंत। उसके बाद सरगोधा हवाई अड्डा,
इस पर गिरा परमाणु हथियार। यहां पर तो 50% हट टूटा था, और जैसे नूरजहां हवाई अड्डा पर गिरा तो ये 100% दिल टूट गया। सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंची है पाकिस्तान को तो इसी दोनों के कारण बिल्कुल कमर टूट गया कि ब्रह्मोस जो दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, इसने तांडव बता दिया है कि देखिए क्या होता है और क्या कर सकते हैं। तुम बंकर में छुपा लोगे तो अभी हमारे पास एक पर एक मिसाइल है, उसकी मिसाइल की चर्चा मैं पिछले वीडियो में किया हूं। तो ये बंकर को भी हम तोड़ने की क्षमता रखते हैं, तो तुम्हारी परमाणु क्षमता को वहीं पर नेस्तनाबूद कर सकते हैं। दूसरा, रफीकी 3 नंबर पर देखिएगा, रफीकी कहीं पर लिखा होगा, यही रफीकी, यह रावलपिंडी के बगल में ही है। रफीकी सियालकोट के पास पड़ता है। मुरीद पंजाब, मुरीद पिछले बार में बता रहे थे, इसी मुरीद पर आतंकवादी संगठन भी है जहां पर हमला किया गया था। तो वहां फिर जो है दोबारा हमला किया गया, मुरीद में किया गया। उसके बाद में आपका जो है मुरीद यहां पर है, सॉरी मुरीद यहां पर है। चौथा नंबर मुरीद के आसपास हमला किया गया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही पड़ेगा मुरीद, तो 4 नंबर पर है। और उसके बाद सुक्कर सिंध आपको पड़ जाएगा। एक एक मैं डायग्राम से बता रहा हूं तो चीजें क्लियर हो जाएगी। 4 नंबर, हाँ देखो 4 नंबर यही है, 5 के बाद में यही है सुक्कर सिंध में पड़ता है। सिंध वाला ये प्रांत है। पंजाब देखिएगा हल्का सा ऊपर से ऐसे लिए हुए सिंध वाले प्रांत, नहीं सुक्कर यहां है, सॉरी ये सुक्कर 5 नंबर सिंध, सुक्कर ये देखिए सिंध प्रांत में। हमने इसे डायग्राम से बता भी दिया है। सारा डायग्राम जो है गूगल पर से हटा दिया है पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी से, तो काफी शोध करके लिखा गया है। सुक्कर सिंध, ये सिंध में है, यहां पर गिराया गया। ये ब्रह्मोस से अटैक किया गया है। आपका 6ठे नंबर पर बहावलपुर, और बहावलपुर तो जो जैसे मोहम्मद का हेड था उसका पूरा परिवार ही इसी बहावलपुर में रहता था, और आतंकवादी का सबसे बड़ा कैंप यही है बहावलपुर, और सबसे सेफ मानता था। उसको भी हमने खत्म कर दिया। तो ये दोबारा इस पर भी हमला हुआ है ब्रह्मोस से। उसके बाद 7वें नंबर पर आप चले जाइएगा तो 7वें नंबर पर है परसुरू पंजाब, तो पंजाब के प्रांत में पड़ेगा परसुरू यही है। 6 नंबर पर परसुरू आपका, यहां पर भी पंजाब, ये 6 नंबर लिखा गया है, ये 7 नंबर होगा, 7 नंबर है परसुरू, नहीं ये तो बहावलपुर है। परसुरू आपका ये यहां पर है 7 नंबर। ये देखिएगा ये नीचे पर जो लाइन देख रहे हैं परसुरू पंजाब में है 7 नंबर। उसके बाद परसुरू के बाद चुनियान, ये रडार सपोर्ट सिस्टम है। ये पूरा जैसे हम किसी भी प्रकार को हम रडार से ही किसी जो मिसाइल छोड़ते हैं किसी चीज का, वो मॉनिटरिंग रडार पर करते हैं, या रडार सिस्टम को ही अगर हम ध्वस्त कर देंगे तो एयरफोर्स, कोई भी एयरफोर्स नहीं लड़ सकती है, क्योंकि पूरे रडार से ही तो कंट्रोल होता है। इस पूरे रडार सिस्टम को ही हमने खत्म कर दिया। यानी कि 7 नंबर पर आपका जो है आपका परसुरू पंजाब वाला चेन में है। उसके बाद चुनियान, ये रडार सपोर्ट इंस्टॉलेशन था, उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। इसके बाद 9वें नंबर पर स्काट, गिलगित के क्षेत्र में पड़ेगा। स्काट गिलगित का इलाका है, खैबर पख्तूनिया ऊपर है। गिलगित खैबर पख्तूनिया वाला ये प्रांत जो है उसके बगल में देखिएगा गिलगित बल्तिस्तान, उसका ये 9 नंबर पर स्कॉट है। इसको गिलगित प्रांत में है, इसको मैंने खत्म कर दिया। ये भी सैनिक अड्डा है। ये सारे के सारे सैनिक अड्डे हैं, कहीं भी कोई सिविलियन का अड्डा नहीं है। उसके बाद भोलमारी में, भोलमारी 10 नंबर आपका है, यही है कराची के पास पड़ेगा भोलमारी, उसको खत्म कर दिया गया। जैकोबाबाद कराची के आसपास, कराची के ये इधर है, कराची के ये ईस्ट साइड में है, इस तरह जैकोबाबाद सिंध बलूचिस्तान का क्षेत्र है, कराची के इस साइड में ऊपर में, और ये पड़ जाएगा आपका पूरब की ओर जैकोबाबाद सिंध बलूचिस्तान के क्षेत्र में। यह पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैकोबाबाद सिंध बलूचिस्तान 11 सैनिक अड्डों को ब्रह्मोस से पूरी की पूरी खत्म कर दिया, और सबसे ज्यादा कमर तोड़ दिया नूर खां हवाई अड्डा, चकलाता और सरगोदा हवाई अड्डा, पंजाब परमाणु हथियार प्रांत।
और यह तब हुआ था जब हफ्त-2 परमाणु मिसाइल जब दिल्ली की ओर छोड़ दिए गए। अगर वह दिल्ली पर गिरता तो पूरी दिल्ली साफ हो जाती परमाणु बम से। यानी लेकिन इसको इंटरसेप्ट किया है आकाश मिसाइल एयर डिफेंस जो स्वदेशी है। बहुत लोग S-400 कह रहे हैं, S-400 ने नहीं किया है, यह बिल्कुल ही किया है अपना डिफेंस सिस्टम, आकाश डिफेंस सिस्टम। और यह सब DGMO के जो बैठक हुआ है कल, उसकी पूरी मॉनिटरिंग में बातें क्लियर हो गई है। अब सवाल उत्पन्न आता है कि बताइए, जब आकाश सिस्टम से हम जब मार गिराए हैं तो आकाश सिस्टम को बनाने वाला का नाम तो याद रखना चाहिए। और यह देश के DRDO की वैज्ञानिक को लाख लाख सैल्यूट। उनको इंटरव्यू लिया गया और उनका इंटरव्यू जाकर बिल्कुल ही टीवी पर देखिए और बिल्कुल इंटरनेट पर देखिए, आपको दिल खुश हो जाएगा। 78 इयर्स के DRDO के वैज्ञानिक बिल्कुल ही इतने ऊर्जावान दिखते हैं कि यह 16 वर्ष का बच्चा या लड़का इतना ऊर्जावान नहीं होगा। डॉक्टर प्रहलाद रामाराव 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने DRDO के वैज्ञानिक है, उन्होंने आकाश डिफेंस सिस्टम को बताते हैं आपको आकाश डिफेंस सिस्टम कैसा दिखता है। देखिए आकाश डिफेंस सिस्टम, इसमें लगा हुआ आकाश डिफेंस सिस्टम, ये देखिए आकाश डिफेंस सिस्टम। देखिए आकाश डिफेंस सिस्टम की प्रकार से काम करता है। डिस्क्रिप्शन: द built a launch आकाश मिसाइल्स designed by the DRDO and collection with the OFDB and L&T Army and Air Force version। आर्मी में भी बना दिया गया है, एयरफोर्स वर्जन है। हैव ए 3 ready to fire मिसाइल, दागिए और भूल जाइए। आकाश सिस्टम इस चीज पर है। कैपेबल ए रिमोट ऑपरेशन, और यह चलती फिरती गाड़ी पर लेके चल सकते हैं। उसके लिए बहुत इंस्टॉलेशन करने के लिए बहुत समय का जरूरत नहीं है, चलते चलते बिल्कुल ही 10 किलोमीटर चले जाएंगे जहां जरूरी होगा, यानी कि मूवेबल टारगेट को, और 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। देखिएगा यह पूरे 360 डिग्री पर मूवेबल है और 60 डिग्री पर यह टारगेट को लॉन्चिंग जो होता है वह 60 डिग्री पर, उसके मिनिमम तो जाएंगे तो नहीं जा सकता है, 60 डिग्री पर वह मूवमेंट कर सकता है 60 डिग्री पर। और कमांडेड एंड गाइडेंस सिस्टम भी देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये नीचे रडार जो लगा हुआ रहता है उसके पीछे देखिएगा, पीछे ऐसे लगा हुआ रहता है, उसमें होता है कमांड गाइडेंस सिस्टम। रेंज ऑपरेशन 4.5 का है और 25 किलोमीटर तक यह बिल्कुल ही 25 किलोमीटर हाइट पर वह बिल्कुल ही इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। टारगेट में वह एरियल लॉक कर सकता है, हेलीकॉप्टर से किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट से किया जा सकता है, फोकस ऑन एरिया से कहा जाता है, और सपोर्ट व्हीकल्स में होता है मिसाइल ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, मोबाइल स्टेशन व्हीकल होता है, और इंजीनियरिंग सपोर्ट व्हीकल्स। और वेट होता है 710 kg का है, यानी कि वजन भी कम है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, और काम 100% एक्यूरेसी 100 मीटर टू 20 किलोमीटर तक यह मार को कर सकता है। अब इसका वर्जन आ गया है इस टाइप के कि 100 मीटर से 20 किलोमीटर तक की अब रेंज को भी मार सकता है, यानी कमाल है। और 25 किलोमीटर या मैक्सिमम मार कर सकता है, तो समझ जाइए कमाल के आकाश सिस्टम है। तो मैं तो कहना भूल गया, इन व्यक्ति का नाम अपने स्मरण पट्टिका पर लिख लीजिए, डॉक्टर प्रहलाद रामाराव, DRDO के वैज्ञानिक, जिन्होंने 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा सिस्टम बनाया है DRDO की वैज्ञानिकों ने, आकाश डिफेंस सिस्टम, जो पूरी की पूरी डिफेंस सिस्टम को, वर्ल्ड में जो डिफेंस सिस्टम है उनको बिल्कुल ही आकाश मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर मिलने जा रहा है। देश की बिल्कुल ही लाइन लगा देंगे लोग कि हफ्त जैसे परमाणु मिसाइल टारगेट को बिल्कुल ही रास्ते में टारगेट कर दिया। S-400, सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि S-400 ने किया, S-400 ने किया। जो पहला लेयर होता है, अब बोलेंगे कि S-400 से ही लॉक क्यों नहीं कर दिया गया, करना चाहिए तो इससे, तो हमारा कई लेयर होता है, मल्टी लेयर पिछले वाले में भी पढ़ाया हूं मैं।
कि मल्टी लेयर सिस्टम है। जैसे क्या को होता है कि हमारे यहाँ 5 पहलवान रखते हैं, तो सबसे कमजोर वाला को भेजा जाता है, जाओ यही देखे लेगा। अगर सबसे कमजोर पहलवान ही जो अपने आप को धौंस कर रहा है कि हम सबसे बड़ा पहलवान है, वही हरा देगा, तो S-400 का कौन जरूरी है। तो इसलिए कहे कि मल्टी लेयर सिस्टम है डिफेंस का। तो पहले आकाश को भेजा गया, अगर उससे नहीं समझता तो बराक को भेजा जाता, बराक से भी नहीं समझता तो मेरा पृथ्वी एयर डिफेंस था, जिसको पृथ्वी 3 नाम दिया गया। पृथ्वी 3 से नहीं समझता तब हम S-400 पढ़ा रहे। तो आकाश ही 100% जब इंटरसेप्ट कर दे रहा है, तो अब S-400 तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए हमने बोला था कि हमारे डिफेंस सिस्टम की कई लेयरें हैं, बहुलेयर है, और इसीलिए इसको इस भारत के डिफेंस सिस्टम को कहा गया है, जिसकी तुलना हो रही है, वह तुलना अब की जा रही है इजराइल के आयरन डोम से। काफी चर्चा सुने होंगे कि हमास बार बार मिसाइलों की बिल्कुल बारिश कर देता था, एक भी किसी को नुकसान नहीं, इंटरसेप्ट ऐसे हो रहा है जैसे वीडियो गेम खेला जा रहा है। ऊपर जो है आवाज करते जा रहा है, वह मिसाइल थे जिसको ब्लास्ट कर दिया जाता था, इंटरसेप्ट कर लिया जाता था। वह सिस्टम की, यानी कि ड्रोन, उसका भी जो कुछ फेलियर होता है, कुछ मिसाइल भी गिर जाता है आसपास में, जिससे क्षति होती है। यानी कि 100 मिसाइल छोड़ा तो उसमें 2-4-5% जो है गिर जाता है, 10%। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयरन डोम की एक्यूरेसी है 89 से 90% के करीब। अगर उसको कई जगह पर 85 भी बताते हैं, 85 से 90 भी मान लेते हैं। आकाश की एक्यूरेसी है 95% से 100%। इजराइल का आयरन डोम, जिसको कहा जाता है कि यूएसए से भी बेहतरीन आयरन डोम का माने डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम को भी आकाश डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल बता दिया इस युद्ध में। अब बोलेंगे कि 4 दिन की तो लड़ाई चली है और उसमें आकाश डिफेंस सिस्टम ने क्या किया, तो अभी तुरंत बताया ना, 400 ड्रोन एक साथ अगर छोड़ दिया जाए और वह 400 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है आकाश ने। और एक और भी हमने बताया था उसके साथ कि आपको जो किया गया है, उसको L-17 से ड्रोन को जो मारा गया है और आकाश डिफेंस सिस्टम से छोड़े गए हैं, इसकी चर्चा S-400 से ज्यादा हो रही है। और पृथ्वी 3 का तो हम चर्चा ही नहीं किए हैं, वह स्वदेशी है और वह तीसरे लेयर का है, लास्ट लेयर में जाएगा कि हमारा बड़का पहलवान आएगा S-400। तो ये सारे डिफेंस की जो सिस्टम है, लेयर को समझना जरूरी है, नहीं तो कोई भी मीडिया आपको बेवकूफ और मजबूत बेवकूफ बना के चला जाएगा। आप बोलेंगे कि सर इतना झूठ बोलना क्यों पड़ता है, तो आपको बता देता हूं कि जितने भी डिफेंस कंपनियां हैं, वह मीडिया को पेड न्यूज करती है। पेड न्यूज का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे कि पेड न्यूज का मतलब चर्चा में काफी आया था। अशोक सिन्हा ने पहली बार पेड न्यूज की चर्चा अपने किताब में की, IAS अधिकारी रहे हैं, उन्होंने पेड न्यूज में पढ़ाते समय हम लोगों को 10-15 साल पहले ही बता दिए थे कि पेड न्यूज होता एक्चुअली क्या है। इन्फ्लुएंस करने के लिए पेड न्यूज कराए जाते हैं। तो पेड न्यूज के माध्यम से पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो आप में देश में ही देखते होंगे, जो दलाली करते हैं किसी किसी देश का, तो उनका पेड न्यूज से पैसा आता है हवाला के थ्रू, तभी वह न्यूज बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, न्यूज पर किसी प्रकार के, और खासकर टेलीविजन के न्यूज पर तो कभी विश्वास ही नहीं कीजिए और ना देखिए। अगर देखना है तो PIB देखिए, या बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर देखिए जो आज के डेट में कहेंगे कि हम न्यूट्रल है, हम बहुत बड़े आजाद पत्रकारिता करते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। ये स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता और अपना जेब भरते हैं, उनका फंडिंग होता है। खैर, ये सारी की सारी चीजें हैं, उन चीज पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, और ये पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ये बताना देना चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें हुई है, यानी कि अब हम सारी चीज को इंटरलिंक कर सकते हैं। मैंने बोला था कि भारत की सीज़-फायर करने के पीछे कारणों की समीक्षा करें, तो ये सब किस, अब बोलेंगे कि ये डिफेंस सिस्टम आप बताने लगे, टू द पॉइंट क्यों नहीं बताए?
तो जब हम इतनी कहानी नहीं बताएंगे तो आपको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे आईआर में। तो आईआर की अगर पूरी की पूरी समझ लेना है तो ये आपको सारे लेक्चर को सुनना पड़ेगा। अब सवाल पड़ेंगे कि ये सारी चीज तो हो गई, पूरी कहानी आप बता दिए सर, इतनी घटना हो गई, तो ये ढिढोरा तो पीटी जानी चाहिए थी कि हमने तो J-17 को गिरा दिया, F-16 को गिरा दिया, तो ये ढिढोरा मीडिया में क्यों नहीं पीटा जा रहा है? तो वही बता रहा हूं और इस चीज की पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि F-16 लगभग 80 से 90% देशों के पास, जो जिसके पास में खुद का स्वयं का अगर एयरफोर्स नहीं, उनके पास F-16 दे रखा है यूएसए ने। और डिफेंस ही ऐसा चीज है, एयरक्राफ्ट हो गए, मिसाइल हो गए, उसमें लगने वाला मेंटेनेंस है। आप इसको छोटा सा उद्योग समझ बैठे हैं। अरे चाइना जो है मोबाइल, कितना मोबाइल बना लेगा और कितना कमा लेगा मोबाइल से, मैन्युफैक्चरिंग कर के वह पूरे वर्ल्ड में अगर मोबाइल भी बेचता हो कितना पैसा कमा सकता है? अंदाजा है? कुछ भी अंदाजा नहीं है। एक डिफेंस का एक सिस्टम बना के अगर बेचेगा ना तो यह करोड़ों और खरबों में जाता है, एक सिस्टम। कहने का मतलब हमने बोला ना कि S-400 के एक मिसाइल 6 करोड़ में एक आता है, जिसका रेंज जो है सिर्फ 40 किलोमीटर है। तो आप समझ जाइए डिफेंस के मार्केट में अगर पिनाका ने अपना, अब पिनाका आप कहेंगे कि सर पिनाका कहां से आ गया? तो अजरबैजान की लड़ाई और आर्मीनिया का लड़ाई हो रहा था ना, अजरबैजान और आर्मीनिया का लड़ाई हो रहा था, है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा, समझा भी होगा और देखा भी होगा। जब आर्मीनिया का लड़ाई हो रहा था, उस आर्मीनिया के लड़ाई में, अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान हावी हो रहा था क्योंकि तुर्की उसको सपोर्ट कर रहा था एज ए मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर। लेकिन जब भारत का आकाश सिस्टम और हमसे पिनाका दिए ना, युद्ध का पूरा पृष्ठभूमि ही बदल गया और आर्मेनिया जो है हावी हो गया। तो लोगों को लगा कि अरे छोटा मोटा देश है, अजरबैजान को हरा दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन इस युद्ध ने पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया है। तो आप इसकी भी समीक्षा करेंगे कि भारत को इस युद्ध से क्या क्या फायदा हुआ। हालांकि ये बातें हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि 26 लोगों की, जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, उनकी हम जान तो लौटा नहीं सकते हैं। कुछ लोग या मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे कि आप इसके ऊपर बिजनेस सूझ रहा है। मैं आपके इमोशन को समझ सकता हूं, आपकी सारी चीजों को समझता हूं, लेकिन मैं उस बात को कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक चेतना को भी हम इस पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्या यह जो हत्या कराया गया है उसके पीछे कौन कौन से कारण रहे होंगे? क्या चाइना का इसमें हाथ होगा कि नहीं? पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था। खैर, मैं थोड़ा सा कोरिलेट करा देता हूं और स्मरण भी दिला देता हूं आपको। थोड़ा सा आपको इंटरलिंकिंग करने का कोशिश कर रहा हूं। इसको इंटरलिंकिंग कीजिएगा आर्थिक आधार पर। जो जितनी दुनिया में जितना भी ये सब जो माहौल गर्म की जाते हैं और जितने भी ड्रामेबाजी की जाती है ना, उस सबके पीछे आर्थिक कारण है और सबके पीछे आर्थिक कारण है और उस आर्थिक कारण के कारण ही सारे ढकोसलेबाजी होती है। एक कारण बताता हूं, आप हाल ही में न्यूज देखे होंगे जिसमें बताया गया था कि यूएसए ने टेरिफ को 2.5% तक, 250% तक बढ़ा दिया था। तो जितने भी कंपनियां होती, वह सारे के सारे जो कंपनियां हैं वह कहां पर आ जाते? वह सारी की सारी कंपनियां आ जाती आपको कहां पर? भारत में, क्योंकि चाइना को सारी कंपनियां उठकर यहां पर आ जाती। चाइना यह नहीं चाहता है, यह दिखाना चाहता है कि यह युद्ध में उलझा हुआ देश है और कोई भी पड़ोसी अपने पड़ोसी का विकास चाहता है क्या? नहीं चाहता है। और वह नहीं चाहता है कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र बन जाए और इस कारण से वह युद्धोन्माद के लिए वह डायरेक्ट वह युद्ध में जा नहीं सकता है, क्योंकि भारत जो है 4 जो क्वाड का समूह बन चुका है। अब भारत पर हमला माना जाएगा कि वह 4 देशों के क्वाड पर हमला है। हालांकि वह उस टाइप का नहीं है, लेकिन वहां पर कोई सैनिक समझौता नहीं है, आर्थिक समझौता है, लेकिन फिर भी यह माना तो जाएगा।
लेकिन कहने का मतलब यह होता है कि इस स्थिति को ध्यान के रखने पर एक पिट्ठू जो हम उसको पोस रहा है, पाकिस्तान पिट्ठू को जरूर उकसाया होगा कि जाओ तुम इस ढंग की घटना कर सकते हो। और दूसरा, हमने बताया था कि उसका जनरल जो है, पीछे सब वीडियो को हम फिर कोरिलेट करेंगे तो बड़ी लंबी वीडियो चली जाएगी, यानी कि उसका जो सैनिक, यानी कि उसका जो आपका जो पाकिस्तान का जो जनरल है मुनीर, वह अलोकप्रिय हो चुका है। तो अपनी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए या अपनी सैन्य स्थिति को प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए या पाकिस्तान में अपनी सारी चीजों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया। तो उन्होंने कहा कि एक मौका चाइना से मिल रहा है, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ पापा बोले हैं तो लड़ना तो पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारी अलोकप्रियता है, यही मौका है, भारत पर इस ढंग की घटना माने घटवा दो। इससे दो कारण होगा, वह मौलाना मुनीर हो चुका था, वह चाहता था कि इस ढंग की संघर्ष जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर राइट हो जाए इंडिया में, लेकिन वह नहीं जानता है कि यह जो है ना, हमारे यहाँ पर तुम्हारे यहाँ कसाब पैदा होते हैं और हमारे यहाँ कलाम पैदा होते हैं। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता भले ही निम्न स्तर की होगी, हमारी बौद्धिक क्षमता में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है। यहाँ का लोग समझते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या था, और हम ये समझकर या पूरी की पूरा किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, कोई अवांछनीय घटना नहीं घटी, तो तुम अपने मकसद में भी फेलियर हो गए। अब तुम्हें लगा कि अब हम क्या करें, तो ये अब जो है तुम्हारी सारी मकसद फेल हो रही थी, तो तुमने अंत में सारी जो मैं पीछे बताया हूं सारी करियां तुमने जो करने की कोशिश कर ली। और चाइना को लगा कि नहीं, हम बैक फ्रंट से हम काम करेंगे। अब आपको लगेगा कि सर ये भी बता दीजिए, तुर्की को तो जब हम भूकंप आया था तो भारत में एकदम ये मित्रवत फ्रेंडहुड, मानवता के नाते फलाना ठिकाना के नाम पर हम उसको सहायता दिए थे विषम परिस्थिति में। लेकिन आज वही तुर्की जो है वह ड्रोन दे रहा है पाकिस्तान को इन सारी चीजों को करने के लिए, यानी कि तो वह तुर्की का एक ही इसमें मकसद यह है कि वह चाहता है कि पूरे इस्लामिक ब्रदरहुड का वह नेता बने। वो भी जो है उसका नेता जो है वहां तुर्की में वो भी अगर लोकप्रिय हो चुका है, तो दोनों अपने अपने देशों में अलोकप्रिय है। तो कुछ ब्रदरहुड का कुछ गेम खेला जाए ये इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर, तो सारे के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। तो उसकी हमने पूरे आईआर में समीक्षा कर दी। अब लगेगा कि यूएसए को ऐसा कौन सा चुल्ल मच गया, और खासकर उनके राष्ट्रपति को जो बोलते हैं कि कश्मीर की समस्या जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि तो हजारों साल पुराना है। उनको तो हिस्ट्री का भी नॉलेज नहीं कि 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ, ये हजारों साल पुराना क्या हो गया। मेरा ही बेटा निकला है और बेटा यह नालायक बेटा है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हजारों साल पुराना कैसे हो गया भाई 1947 में। आपको हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं तो क्या बोल रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ तो चीजें होनी चाहिए। और दूसरी नंबर बात यह है कि क्यों यह बोले कि भाई जो है निश्चित रूप से क्या यह, हालांकि भारत कह रहा है कि हमें तो डीजीएमओ के स्तर पर बात किया है, किसी देश ने किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं किया है। जब इंटरफियर नहीं किए तो बीच में या बाबा बनने की क्या जरूरत थी या ठाकुर बनने की क्या जरूरी थी डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्हें ट्वीट करना पड़ा कि दो लोकतांत्रिक देशों, देखिए उनके शब्दों का देखिए चयन क्या है, दो लोकतांत्रिक देश विवेकपूर्ण ढंग से इस युद्ध विराम को करने पर युद्ध विराम करने के लिए सहमत हुए, या मेरे बहुत खुशी की बात है। अरे यानी कि भारत और पाकिस्तान को आपने दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में और बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आपने शामिल कर दिया, यानी कि पाकिस्तान को और भारत को एक ही प्लेटफॉर्म पर आपने खड़ा कर दिया। वह एक जो है एक नापाक देश है, आतंकवादियों का देश है, जिसके जनादे में, जिसके आतंकवादी के जनादे में, जो यूएनए का डेजिग्नेटेड आतंकवादी है उसके जनादे में अगर कोई सैन्य अधिकारी
या सैन्य लेवल का कर्नल लेवल के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी अगर उसके जनाजे में शामिल होते हैं तो ये तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो सभी जगह वायरल हो रहे हैं, आप तक भी पहुंची होगी। क्या इतना दिनों से भारत जो कह रहा था कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का देश है, तब आपको पता नहीं चला? और जब हम इतना प्रूफ दे रहे हैं तो भी पता नहीं चला? तब जब 9/11 की घटना आपके यहां पड़ती है तो उसी ओसामा बिन लादेन को कब्र भी नसीब नहीं होने दिए, आपने बिल्कुल सागर में गिरवा दिया जाकर कि इसके लिए कोई मजार भी नहीं बने कि कोई वहां पर जा सके और कह सके कि यह ओसामा बिन लादेन का है, कोई नहीं जान पाए। तो अब हम भी वही करेंगे, किसी आतंकवादी को इसी मुद्दे पर मारेंगे और समुद्र में गिराएंगे। आप जब करें तो बाला बहुत अच्छा, हम करें तो रासलीला। बारे भाई, यह दोहरी चरित्र हमेशा यूएसए का रहा है, इसलिए यूएसए की आज पूरी की पूरी खाल निचोड़ेंगे। पहली नंबर बात, विषम परिस्थिति में दोस्त की पहचान होती है। आपकी कितनी ज्यादा संप्रभुता और संपन्नता है, उससे हमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। आपका ना धन और ना यश मेरे किसी काम का आया तो आपकी कृति का यशोगान हम सुनकर क्या करेंगे? आपको कितने लोग जानते हैं, पहचानते हैं, कितने लोगों आपकी यशोगान करते हैं, यह यशोगान मुझे क्यों सुनाते हैं और मुझे सुनने की इच्छा क्यों होगी? क्योंकि आपने तो हर मोड़ पर मुझे धोखा दिया। जो F-16 आप दिए वही F-16 हमारे विरुद्ध यह कर रहे हैं। और चूंकि यूएसए के नजरिया से अगर देखें तो यूएसए को ऐसा करना एशिया में एग्जिस्टेंस के लिए पाकिस्तान जैसा ऐसा नालायक रहना जरूरी है। बोलिएगा कैसे? क्योंकि वह पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस रहेगा तभी यूएसए को एक मौका मिलेगा इंटरफेरेंस करने के लिए पाकिस्तान में, इसलिए वह पाकिस्तान को जिंदा रखने देना चाहता था। इसलिए यूएसए चाहता था कि भारत ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर दे या ऐसी कोई आगे बात नहीं बिगड़ जाए, कहीं परमाणु अटैक ना हो जाए, जिसमें अगर अंतिम समय में परमाणु ये जो कुछ लिंक आपको जोड़ रहा, परमाणु अटैक होने वाला था कहां पर? इंडिया पर। लास्ट में जब ये सारे के सारे 11 के 11 जब उसके पूरे एयरबेस उड़ा दिया जाएगा तो कहां से भाई वो फ्यूल भराएगा, कहां से? और उसका जो इलाका था विक्रांत के माध्यम से वो मलक्का स्टेट को घेर लिया था, तो उस दर से तेल भी नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक आप युद्ध लड़ते थे, उसके बाद ना तेल रहता ना एयरपोर्ट है, आप कैसे लड़ पाते? लास्ट में वह क्या काम करता? परमाणु बम ही भारत पर सुरक्षा के लिए वह डालता। और जैसे परमाणु बम डालता, इंडिया नो फर्स्ट यूज का पालन करता है। नो फर्स्ट यूज का मतलब होता है कि हम परमाणु बम किसी पर हम गिरा नहीं सकेंगे या गिराएंगे नहीं। तो परमाणु नो फर्स्ट यूज कब किया गया था, इसकी पूरी कहानी बताते हैं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शक्ति 98 करके 4 प्रकार के परमाणु विस्फोट किए गए। वह 3 नहीं 4 था। लो एल्ड था, मीडियम एल्ड था, हाई एल्ड था और हाइड्रोजन बम था। एक ही साथ हमने शक्ति 98 में कर दिए, जो विकसित देश को करने में लाखों मैंने बिल्कुल 100 वर्ष लग गए और हमने एक बार में कर लिया। इससे पहले मैं 74 में किया था, उसका कोड रखा गया था बुद्धा स्माइल। शक्ति 98 में जब हमने किया तो उसका रखा कोड नेम रखा गया था व्हाइट हाउस डेमोलिशन, यानी कि उजला मकान ढह गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब शक्ति 98 किए और 2003 के आसपास हमने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो हमने कहा कि नो फर्स्ट यूज हम करेंगे भाई, नो फर्स्ट यूज हम यूज नहीं करेंगे पहली बार। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव इससे कम हो गया, हालांकि बहुत ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, मेरी स्थिति खराब हो गई। वह फ्रांस ही है जिससे हम राफेल लिए थे, पहली यूरोपियन ऐसी कंट्री थी जो सबसे बाद में सबके दबाव में प्रतिबंध तो लगाना ही नहीं चाह रहा, लगाया सबके दबाव में, अमेरिका के दबाव में। और सबसे पहले प्रतिबंध अगर कोई उठाया तो फ्रांस ही था। तो फ्रांस यूरोपियन देशों में हमारा बहुत सच्चा मित्र है जिससे हम राफेल लिया है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी।
और एक कहानी और भी कहना चाहता हूं, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कहानी होने के बाद जो हो गया, ये सारी बातें जब पूरा शक्ति 98 का हो गया, तो 2003 में जब नो फर्स्ट परमाणु यूज किए गए, तो चूंकि यह बहुत तख्ता पलट हो रहा था, तो 2-3 चीजें जो है 2016 और 2019 के आसपास में मनोहर पारिकर, उसमें रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि नो फर्स्ट यूज वाली बात नहीं, क्योंकि जो परमाणु बम दिया गया है, रखा हुआ है चाइना और पाकिस्तान, वो इथिकल नहीं है। वो हम इथिक्स की कल्पना उसी से करेंगे, राक्षस से हम इथिक्स का कल्पना थोड़ी करेंगे कि वह मारेगा तो हम मारने जाएंगे, माने प्रतिरक्षा में। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा था मनोहर पारिकर ने कि भाई इसको हमको सबसे पहले नो फर्स्ट यूज की समीक्षा करनी चाहिए, वो जब रक्षा मंत्री थे तो। और उसके बाद उन्होंने कहा था, एक और थे 2019 के आसपास, एक और जो है भारतीय ये नेता थे, उन्होंने भी ये बात कही, वो भी रक्षा मंत्री थे, मुजफ्फरपुर से लड़ते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने भी बहुत पहले कहा कि इसकी माने जो समीक्षा होनी चाहिए। तो ये सारी अगर कोरिलेट जोड़ेंगे तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें होने लगी थी। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यूएसए को क्यों चुल मच गई भाई इस समय करने की, तो वही हुआ था, ये कुछ इस प्रकार का मैसेज करना शुरू कर दिया, मैंने कुछ ऐसा एक्टिविटी करने लगा जो 2 साइड हमने पीछे बताया था, उस 2 साइड पर ऐसा मूवमेंट करने लगा जो कुछ इनके कुछ जरूर हर जगह पर खुफिया होते हैं। उस खुफिया न्यूज से यह पता चला कि पाकिस्तान जो है परमाणु अटैक करने का पूरा मूड बना दिया है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि यह लास्ट ही है बचने का उपाय। तो भारत भी परमाणु अटैक्स करने के मूड में था कि अगर ठीक है हम इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूएसए के तुरंत दबाव में भी इसलिए आना पड़ा। मैं बताऊंगा यूएसए का कोई दबाव नहीं था। देखिए, कोई भी शरीफ आदमी जो होता है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम अभी इमोशन में कह देते हैं या टेलीविजन के हम जुद्दोन्माद में बोल देते हैं कि भारत को तुरंत अभी छोड़ना नहीं चाहिए था, बिल्कुल पाकिस्तान को रगड़ देना चाहिए। 4 दिन तो चला था, बैकफुट पर आ गया था, बिल्कुल बैकफुट पर रगड़ देना चाहिए। एक चीज मैं ध्यान में देता हूं, सुगरों के साथ अगर आप लड़ाई आपकी होती है और उसमें आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको बुद्धिमान नहीं कहेगा। या कीचड़ में पैर मारिएगा तो वह कीचड़ आपके शरीर पर स्वयं आ जाएगा, यानी कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं है। हमने मजबूर कर दिया उसके डीजीएमओ को इतना करने के बाद। अगर वह मुझे फोन कर रहा है कि भाई हम युद्ध विराम चाहते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, युद्ध विराम करना चाहते हैं, हम युद्ध विराम करेंगे। वह हो सकता है कि वह टाइमिंग पकड़ के, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये अप्रासंगिक हो चुका था, मैं कोरिलेट कर रहा हूं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं रोक पाया। बहुत सारे जो पीछे युद्ध हुए थे, यूएसए फेलियर रहा उस युद्ध को रोकवाने में। तो ये दादागिरी दिखाना चाहते थे कि देखो हम जो कहें ना, भारत पाकिस्तान मान गया ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग अपनी दादागिरी और मैंने सोसाइटी में मेरा चलती बनता है, तो ये अच्छा उचित टाइमिंग समझा डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने भी उसी समय ट्वीट कर दिया, जिसका हो सकता है कि इस ढंग की आलोचना हो रही है। मैं इंकार नहीं कर सकता हूं इस चीज को, लेकिन इसमें भारत की क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया, इस सारी समीक्षा हम करते हैं। मान लिया जाए कि पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर परमाणु अटैक की जितनी सारी मिसाइलें सबको एक्टिव कर देता, हम कितनों को उसको इंटरसेप्ट कर लेते। मान ली कि कोई ना कोई अगर इंडिया में गिरता तो क्षति पहुंचती। हाँ, ये तय है कि जैसे बोले थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, जिस समय पर संसद भवन का हमला हुआ था, तो उसी समय बोल दिए थे कि अगली बार पाकिस्तान जो है कल का सूरज नहीं देखेगा, है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हुई थी, तो इस परिप्रेक्ष्य में बोला गया तो शायद वो ये जरूर हो जाता कि पाकिस्तान पूरे नक्शा से हट जाता, पाकिस्तान भारत का कुछ भाग खत्म होता तो होता। लेकिन अब बताइए उसका क्या है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उसका तो सारा कर्नल और जो मलाई खा रहा है, अभी बता रहा हूं सारा चीज, वो तो विदेश में भाग जाता।
जो सही कल्प्रिट हो तो भाग जाता ना। तो इस चीज को पाकिस्तान के नागरिकों को सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से आपके कर्नल पूरे जिंदगी दांव पर लगा दे रहे हैं। तो आपको एक क्रांति तो करनी होगी अगर थोड़ा सा बुद्धि विवेक है तो। दूसरी नंबर बात यह है कि भारत इस चीज को माने वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, देखिए भारत को किसी देश से आक्रमण करना तो था नहीं, अपने मकसद में कामयाब हो गया। जितनी तबाही करनी थी वो तबाही कर दिया। और भारत ने यह भी कह दिया, जब भारत ये कह चुका है कि अगली बार आतंकवादी कार्रवाई होगी तो हम वार ऑफ एक्ट के रूप में लेंगे। जब यह बात कह ही चुका है और कल की जो वार्ता डीजीएमओ की जो वार्ता होने वाली है उसके बाद हम देखेंगे कि उस पर हम फिर वीडियो लेकर लाए गए। तो इसके बाद जो हम कह दे, ये सारी चीजें हम कह दे रहे हैं कि डीजीएमओ की जो बैठक होगी उसमें तो सारी चीजें बात हम क्लियर कर देंगे। और रही बात, हमें यह रोक देने में ज्यादा फायदा था। फायदा यह था कि युद्ध, हम तो सब भ्रांत हैं, हम तो विकास करने वाले हैं, सारी कंपनियां यहां लगने वाली थी और चाइना और यूएसए जिस मकसद से कराने वाले थे भारत में युद्ध, वह अपने हथियार को बेचता और ये अपना कंपनियां भारत से भगाने के चक्कर में था। तो ये तो दोनों मकसद में कामयाब हो जाते। तो हमको उतना ही बुद्धि से एस्केलेशन करना था जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी बढ़ जाए। इस समीक्षा के बाद यह लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे कि थोड़ा सा और समय मिल जाता तो बता ही देते। तो यानी कि मतलब होते कि शुगर को मारने से, कीचड़ में पैर मारने से अपनी शरीर गंदा होता है। हाँ, लेकिन 26 लोगों की जो चीजें की जान ली गई है उसका बदला तो हम लेंगे, वो राजनीतिक स्तर पर लिया जाएगा। हम पूरे सिंधु की नदी जो जल समझौता है वह पूरी की तरह हम ऐसे थोड़ी मारेंगे। परमाणु बम से तो एक बार मारे होगे पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा, तिल तिल करके मारना है। और इस पर पूरा का पूरा आपको भारत सरकार का अडिग रहना पड़ेगा, क्योंकि जो नियमत की जाती है, जिस पर दया की जाती है, जो दया के पात्र ही होते, जो दया का पात्र नहीं हो, कल हम जैसे सांप को हम मार देंगे कि नहीं एक लाठी मार दी है तो और घातक हो जाता है, वह एक बार और डसेगा। सांप की डसने की उसके फितरत में है तो वो तो डसेगा। खैर, इन सारी चीज को हमने पूरी की पूरी चीजें कह दी है। दूसरा, इससे अब हम पूरी समीक्षा करते हैं कि भारत को इससे फायदा क्या होगा। युद्ध रुका, उसके पीछे हम पूरी क्रोनोलॉजी को समझा दिए। अब है भारत को इससे फायदा क्या होगा। भारत को इसमें फायदा होगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ी है। भारत एक पहला देश हो गया है जो किसी परमाणु संपन्न देश के उसके टेरिटरी में जाकर हमला किया है। भारत पहला देश हो गया है। दूसरा फायदा यह होगा कि भारत की जो डिफेंस मार्केट होगा, डिफेंस में मैं बात बोला हूं कि मोबाइल बेचकर मैन्युफैक्चरिंग करके बहुत ज्यादा बूम नहीं करेंगे, लेकिन ये आपका डिफेंस का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है और जिसमें अगर आपकी मार्केट में आ गए तो यूएसए कैसे, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज देखते हैं कि मेड इन यूएसए और हमने खूब उसका यूज कर रहे हैं, अगर है नहीं, वह डिफेंस से ही नंबर 1 देश बना हुआ है। तो डिफेंस में अगर हमारा जो है काफी ज्यादा उसका प्रोक्लेमेशन, हमारा उद्घोषणा काफी बढ़ जाएगा। हम जो उद्घोषित करेंगे उसकी स्वीकृति पूरे विश्व स्तर पर होगी। हम जो कहेंगे कि हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम ले लो, कोई भी आंख मूंद के ले लेगा डिफेंस सिस्टम, आकाश डिफेंस सिस्टम को लेगा। ब्रह्मोस को हर कोई क्षमता जान गया है, ब्रह्मोस ले लेगा। तो कोई यूएसए का पेट्रियट मिसाइल क्यों लेने जाएगा कि उससे ज्यादा कैपेबल और कम दाम में मिल रहा है, और पिनाका, ये सारी चीज का मार्केटिंग हो जाएगा। अब रही F-16 क्यों लेने जाएगा, क्योंकि उसका एक छोटा सा सिस्टम हमारे आकाश सिस्टम ने निस्ताबूत कर दिया है। पूरी मार्केटिंग खराब हो जाएगी। इसलिए देखिएगा यूएसए का एक जो सो कॉल्ड उसका पूरा सिस्टम है, उसने राफेल को बदनामी कराने के लिए मार्केट में कहा कि राफेल झूठ मूठ का गिर गया है। ये पाकिस्तान का पूरा, ये यूएसए की पूरी मीडिया इसमें शामिल है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कमाल की बात है, सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप कोरिलेट करेंगे तो सारी चीज आपको पता चल जाएगा। यानी कि हमें युद्ध में उलझना नहीं था, हमें यह बताना था, शक्ति प्रदर्शन करना था, और ये भी बताना था
हमने एक ही साथ 3-4 मकसदों को प्राप्त कर लिया, यानी कि डिफेंस में अब मुझे मत समझना, क्योंकि हमने HQ डिफेंस सिस्टम को एक साधारण से ड्रोन ये जो आपका इसराइल ने ड्रोन दिया था, हेरोन ड्रोन, उससे मार गिरा जाए, जिसकी पूरा ढिढोरा पीटा जाता था पाकिस्तान में कि हमारे पास HQ-9 का डिफेंस सिस्टम है। तो सारी डिफेंस सिस्टम की रही चीजें पूरी की पूरी खत्म हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने तो सारी की सारी चीजें, इन सारी चीजों में हमने बता दिया कि हमारा शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ हमने डिफेंस में भी मार्केटिंग कर दिया और पूरे वर्ल्ड को बता दिया। और हमें डिफेंस के सिस्टम में, मैं ये बात बताता हूं, भारत को एक सीख भी लेनी चाहिए कि हमें डिफेंस पर किसी पापा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर सिर्फ कहने से नहीं होगा, आत्मनिर्भर मुझे हर क्षेत्र में बनना पड़ेगा। हमें डिफेंस सिस्टम में एक एक इक्विपमेंट के ऊपर हमें अपने आत्मनिर्भर बनना होगा। यानी कि एम का 5.5 जनरेशन का अगर हम बन रहे हैं, बहुत लोग यहां ज्ञान देने आएंगे कि शक्ति प्रदर्शन हम क्यों करेंगे, शक्ति ये डिफेंस पर इतना क्यों खर्चेंगे, गरीबी इतनी ज्यादा है। तो एक बात बता देता हूं आपको कि वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, इवन कि अपने समाज में भी जो पूजा की जाती है ना, शक्ति की पूजा होती है और उसी की इज्जत होती है। जो निर्बल होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, इसलिए शक्तिशाली बनिए। निर्बल रहना, निर्बल होना या कमजोर होना बिल्कुल पाप है, सीन है। आप इस घड़ी ने यह भी बता दिया कि आत्मनिर्भरता का कितना महत्व है, और यह भी चीज बता दिया कि सच्चा दोस्त कौन है, और यह भी चीज बता दिया कि ठाकुर बनने के चक्कर में लोग कितने बड़े बड़े गेम खेल जाते हैं। पॉलिटिक्स की एक एक चीज को हमने बिल्कुल ही, सारी चीजों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान को भी बता दूं कि जिस कारण से, जिस प्रकार से धर्म के नाम पर तुमने यहां सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है, तो आपको बता दूं कि विंग कमांडर बोमिका सिंह और एयर चीफ मार्शल विंग कमांडर बोमिनिका सिंह और आपके सोफिया कुरैशी जो कर्नल थी, एक सिख और एक मुस्लिम, उन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां शोषण नहीं किया जाता है किसी पिछड़े वर्गों को, और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वल राइट दे रखा है, समझे। और एयर चीफ मार्शल AK भारती की एक एक इंटरव्यू की, एक एक चीजें जाकर देखिए। आपको जितना भी हमने लेक्चर दिया है उस लेक्चर का बहुत सारे क्रक्स उसमें मिल जाएंगे, और दिमाग की एक एक परत आपको खुल जाएगी। और युद्धोन्माद में रहने वाले लोग जिनके घर से एक भी सैनिक नहीं है, वह पाकिस्तान को हवा टाइट करने की बात कर रहे हैं। आप जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बौद्धिक क्षमता जब इतनी विकसित हो जाए, तब इस युद्धोन्माद की घोषणा की बात कीजिएगा। अरे पाकिस्तान तो एक मोहरा है, मोहरा को मारने से क्या फायदा, मारिए सही खिलाड़ी को। भारत ने चोट कर दिया है इन सारे बड़े बड़े राष्ट्रों को। USA की डिफेंस सिस्टम के जो ये बिल्कुल बड़े बड़े ढिढोरे पीटते थे, उन सब की मार्केटिंग रुक जाने वाली है। चाइना की मार्केटिंग, HQ-9, आपको ये भी सुखद न्यूज देते जाता हूं कि अफ्रीका के कई देशों ने चीन से जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट लिए थे या डिफेंस सिस्टम लिए थे, सबकी करार उन्होंने रद्द कर दिया है। यानी कि यह सारी की सारी चीजें उपलब्धि दे के जा रहा है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी यह प्रस्तुति जो रही है, खासकर HQ-17 के संदर्भ में या डिफेंस सिस्टम के संबंध में या मिसाइल आकाश डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में, सबकी आप चर्चा करेंगे। चलिए, अब सारी चीजों की चर्चा हमने कर दिया है। आपको लगा होगा कि काफी समीक्षा काफी अच्छी रही है, तो आप इसको जरूर ही आप चर्चा करेंगे, और अपनी चर्चा को पूरी तरह से आप दोस्तों में भी शेयर करेंगे।
जय हिंद, जय भारत।